हेलो एवरीवन, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपने लास्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रम तक की बात कर ली थी, लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल तक की बात कर ली थी। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज ड्वेल नेचर ऑफ द मैटर मींस डी ब्रोगली कंसेप्ट। किसकी बात करेंगे? डी ब्रोगली कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट या फिर ड्वेल नेचर ऑफ द मैटर की। क्या कहता है डी ब्रोगली कंसेप्ट? ये लीजिएगा, डी ब्रोगली कंसेप्ट और ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, इसके बारे में बात करते हैं। जिस टाइप से, सुनिएगा बात, जिस टाइप से लाइट जो होती है वो ड्वेल नेचर रखती है, मींस वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, उसी टाइप से मैटर भी जो है वो ड्वेल नेचर रखता है। कोई भी पार्टिकल जो है मींस मैटर जो है वो भी ड्वेल नेचर रखेगा, लाइक लाइट, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। पहले भी बात हुई थी कि वेव नेचर एक्सप्लेन होगा लैम्डा के थ्रू एंड पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन होगा किसके थ्रू? मोमेंटम के थ्रू। वेव नेचर एक्सप्लेन होगा लैम्डा के थ्रू एंड पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन होगा किसके थ्रू? मोमेंटम के थ्रू। ठीक है बात? तो देखिएगा क्या कहता है डी ब्रोगली कंसेप्ट। लाइक लाइट, like light, matter also possess dual nature. It means wave nature and particle nature. Wave nature and particle nature. Like light, matter also possess dual nature. It means wave nature and particle nature. ये दोनों नेचर रखेगा। ठीक है बात? अब सुनिए, अब इसका मतलब मैटर तो अपन खुद है, तो अपने साथ भी ड्वेल नेचर होना चाहिए क्या? बिल्कुल ड्वेल नेचर अपने साथ भी, अपने साथ वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। अच्छा सर, तो वेव बनती हुई दिखती तो नहीं है। वेव बनती हुई इसलिए नहीं दिखती है, ये जो डी ब्रोगली है इसकी लिमिटेशन ये रहेगी, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब क्या? जिनका साइज छोटा हो। अपना तो मास ज्यादा है ना, इन दोनों में से एक फैक्टर डोमिनेट होता है, या तो कौन सा होगा? वेव नेचर या पार्टिकल नेचर। वेव नेचर ज्यादा है तो पार्टिकल नेचर कम हो जाएगा, पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो वेव नेचर ज्यादा हो जाएगा। ओके, देखिएगा सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है डी ब्रोगली। द वेव एसोसिएटेड विथ मैटर, the wave associated with matter is known as matter wave. The wave associated with matter is known as matter wave. जो मैटर के साथ एसोसिएट वेव होगी उससे रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड जो वेव होगी, मैटर से एसोसिएट वेव होगी, उसे क्या बोला जाएगा? मैटर वेव बोला जाएगा। The wave associated with matter is known as matter wave. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है। अपन लाइट के लिए बात करते हैं, ये लीजिए अब फॉर लाइट। लाइट के लिए अपन को मालूम है, मैंने पहले भी एक बार बताया था, E इज इक्वल टू mc² होता है आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, और मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू hc/λ होता है। ये लो, ठीक है, ये दोनों होते हैं, इन दोनों को कीजिएगा आप इक्वल, तो mc² इज इक्वल टू hc/λ, एक c से एक c कैंसिल, m इंटू सी इज इक्वल टू h/λ,
m इंटू सी इज मोमेंटम h बाई लेमडा। ये तो लाइट के लिए। तो डी ब्रोगली ने यहां से क्या कंसेप्ट निकाला, यहां से डी ब्रोगली ने ये कंसेप्ट निकाला कि जिस टाइप से लाइट का मोमेंटम उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, सिमिलर वे में मैटर वेव का मोमेंटम भी उसके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, वेवलेंथ के होगा। या ऐसा बोल दूं, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऐसा बोल दिया जाए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, wavelength of matter wave is inversely proportional to its momentum, मैंने अभी बोला ना एक फैक्टर डोमिनेटिंग रहेगा। अगर आपने लिखा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम आ रहा है, ये वेव नेचर है, ये पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेव नेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी हो जाएगा। ये लो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। ये लो, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो सेम ही तो बन गया। ये देखो, जो लाइट के लिए फॉर्मूला था वो का वो किसके लिए बन गया, मैटर वेव्स के लिए भी फॉर्मूला बन गया है। ये बेसिक फॉर्मूला है किसके लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, H is the Planck constant, P is the momentum, ओके। ये हो जाएगा लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ, H प्लैंक कांस्टेंट, P क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी डिफरेंट फॉर्म क्या हो सकती है डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले की। देखिएगा इधर आपके पास एक फॉर्मूला तो ये आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच अपॉन पी को मैं एम इंटू वी भी लिख सकता हूं, ये लो, एम इंटू वी भी लिख सकता हूं। आगे बात सुने, लैम्डा पी की बात करें, P इज इक्वल टू होता है एम वी, ये लो, P स्क्वायर कर देते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एक काम कीजिएगा, इस P स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ का मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, 1/2 P स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू हाफ ऑफ द एम वी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो P इज इक्वल टू 2m, काइनेटिक एनर्जी को E नाम दे दिया, स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो √2me हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2me हो जाएगा। अगर ये अप्लाई कर दूं यहाँ पे
तो एक फॉर्मूला और आ गया मेरे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m e। ये लो, h अपॉन √2m e, ये फॉर्मूला आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m e भी फॉर्मूला आ गया। और सुनिएगा बात को, E इज द काइनेटिक एनर्जी, E इज द काइनेटिक एनर्जी। E क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ओके, E इज द काइनेटिक एनर्जी। आपको अगर मालूम हो तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो चार्ज इनटू वोल्टेज डिफरेंस, ये Vd जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्टेज का डिफरेंस है। Vd जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्टेज डिफरेंस है। तो E इज इक्वल टू क्यू इंटू Vd। तो यहां पे ये फॉर्मूला रखोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m क्यू इंटू वोल्टेज डिफरेंस। ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो अब इन सब की बात करें, अगर अपन इनके सब की बात करें तो अपने पास एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ का h बाई पी इज इक्वल टू h अपॉन mv इज इक्वल टू h अपॉन √2me इज इक्वल टू h अपॉन √2mq इंटू Vd। ये लो, ये लीजिएगा, ये किसका फॉर्मूला आ गया? डी ब्रोगली वेवलेंथ का। ये डी ब्रोगली कंसेप्ट कंप्लीट यहां पे, ठीक है, ये डी ब्रोगली कंसेप्ट है। अब इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। कुछ मैं शॉर्ट फॉर्मूले लिखाने वाला हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, अल्फा पार्टिकल के बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं, फॉर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए बात की जाए? फॉर इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, q कांस्टेंट, अगर इन सब की वैल्यू रख दी जाए तो रूट में 150 अपॉन v आएगा। v आप वोल्टेज में रखोगे तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, मीन्स 12.27 अपॉन √v। वोल्टेज डिफरेंस रखना है, Vd रखना है, वोल्टेज डिफरेंस, तो ये आ जाएगा लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्यों एग्जाम में ये इस साल भी नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन का फिजिक्स में आया था। प्रोटॉन के लिए बात करोगे, फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा ऑफ द पी प्लस 0.286 √Vd एंगस्ट्रॉम आएगा। ये लो, अल्फा पार्टिकल के लिए बात करोगे, फॉर अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा? फॉर अल्फा पार्टिकल, तो लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 0.101 अपॉन √Vd। ये आएगा एंगस्ट्रॉम में, ये आएगा एंगस्ट्रॉम। बोलो, ये आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। चले आगे बात करते हैं अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की, बात करते हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस की। देखना, देखिएगा, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, 4-5 प्रॉब्लम बता रहा हूं। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन
कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1/10 स्पीड ऑफ लाइट, ये सपोज कर लीजिएगा, ये दे रखा है। ठीक है, अपने पास सबसे सिंपलेस्ट, हर फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। लैम्डा डी ब्रोगली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे H/mv की बात होगी। वेलोसिटी की बात करते हैं तो 1/10 स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिएगा यहां पे। H की वैल्यू 6.632 होता है 10⁻−34, मास 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाई बाई 3 × 10⁻7, ये आएगा मीटर में। -24 ऊपर गया 10⁻10 मीटर, ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ये आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 9 0.74 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कितनी आ जाएगी? 0.74 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलती नहीं हुई हो, कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं गलती नहीं हुई हो। ठीक है, चले आगे। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। चलिए, ये लीजिएगा, मॉड्यूल को एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ for electron accelerated with 200 volt and 50 वोल्ट, ये है। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको मालूम है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज डिफरेंस के, ये आएगा। अगर इसको अप्लाई किया जाए तो λ1 to λ2 इज इक्वल टू यहां पे 50/200, ये आ जाएगा। λ1 by λ2 स्क्वायर रूट में 1/4 मीन्स 1/2, ये आ जाएगा। λ1 by λ2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड नंबर प्रॉब्लम। थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या दे रखा है? थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा क्या दे रखा है। इफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन ऑल हैव सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, वेलोसिटी सेम, ओके। करेक्ट ऑर्डर ऑफ wavelength of electron, hydrogen, helium and neon, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है
और आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या आना चाहिए। देखते हैं क्या आएगा, सुनिएगा बात को। क्या करना है आपको, आपको मालूम है लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम फॉर सेम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। मास का ऑर्डर लिख लेता हूं, ऑर्डर ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, फिर हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का, फिर नियोन का, ये ऑर्डर आएगा। ऑर्डर ऑफ मास ये आएगा, तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जो आएगा वो ये आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देन हाइड्रोजन देन हीलियम देन नियोन, ये ऑर्डर आना चाहिए। बोलो ठीक है, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? ए प्रोटॉन, a neutron and alpha particle. Neutron means nucleus of deuterium and alpha particle possess same kinetic energy, the order of de Broglie wavelength। इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक है, देखिए इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर क्या आएगा वो समझिएगा। आपको बोला है सेम काइनेटिक एनर्जी है, क्या बोला गया? सेम काइनेटिक एनर्जी है। चलो सेम काइनेटिक एनर्जी है तो लगाओ फॉर्मूला सेम काइनेटिक एनर्जी का। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, H upon mv, H upon root 2 me for same value of kinetic energy, for same value of kinetic energy lambda is inversely proportional to root of the m। m increase होगा तो lambda will be decrease, ये होना चाहिए। अच्छा, न्यूट्रॉन क्या है? इट इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। प्रोटॉन का मास, मास का ऑर्डर प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 2, अल्फा पार्टिकल का 4। ये लो मास का ऑर्डर ये आया, तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? वेवलेंथ का ऑर्डर आएगा प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन देन अल्फा पार्टिकल, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। बोलो ये ऑर्डर आएगा। ये 4 प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये 4 प्रॉब्लम मैंने आपको करवा दी डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड। इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं ऑर्डर लिखने का। ठीक है, चलिएगा एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उसके बाद अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आते हैं, एक इसकी एप्लीकेशन की भी बात कर लेंगे, डी ब्रोगली कंसेप्ट की। ठीक है, देखिएगा calculate the ratio of de Broglie wavelength of proton to alpha particle having 1 raised to 4
काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है? 1:4। सिंपल सी प्रॉब्लम है, अप्रोच करना है इसको। कैसे अप्रोच करें? लैम्डा ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन p+2 लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, ये क्या होगा? अपन को मालूम है, एक बात लैम्डा लिख देता हूं जिससे आपको आइडिया रह जाए। h/√2m होता है, मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m/e होता है। तो लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन टू लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, यहां पे एनर्जी का रेशियो दे रखा है 1:4। अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो प्रोटॉन के कंपैरेटिव में 4 टाइम्स होता है, ये भी 4, यहां से बाहर आ जाएगा 4। तो लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन टू लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो आएगा वो आएगा 4:1। आपको आइडिया हो कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ये पहले बात कर चुके हैं अपन। याद करो, अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट था, चार्ज 2 यूनिट था, प्रोटॉन का जो चार्ज था वो 1 यूनिट था, मास भी कितना यूनिट था? 1 यूनिट। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको डी ब्रोगली कंसेप्ट से रिलेटेड। आगे बात करें आपसे एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट, ये लीजिएगा, सुनिएगा बात को। सपोज करें बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो डी ब्रोगली ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी। तो उसने कहा वेव बनेगी ऐसे, फिर तो उसने कहा वेव बनेगी ऐसे, ये इस टाइप से वेव बनेगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक चक्कर कंप्लीट हुआ, ओके, एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई? 2πr। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई? 2πr। अब आप कह रहे हो कि नहीं सर, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह वेव नेचर शो करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कितनी वेव बनाई? आपने बोला 3 वेव बनाई, ठीक है, 3 वेव बनाई तो एक वेव की लेंथ कितनी होती है? लैम्डा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस चल गया? 3 लैम्डा। कितनी डिस्टेंस चल गया? 3 लैम्डा। मैं कह रहा हूं 2πr चला, आप कह रहे हो n लैम्डा चला, दोनों नेचर रखता है तो इसका मतलब दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अदरवाइज मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे पहुंचा है, आप कहोगे किसी दूसरी पोजीशन पे, पार्टिकल एक है, पोजीशन 2 कैसे हो सकती है? इसका मतलब सेम फेज में होना चाहिए। सेम फेज में होगा तो सर्क्यूमफ्रेंस 2πr जो होगा, जितनी वेव बना रहा है मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ कर दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, मैंने ये मान लिया, इफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म n वेव, कितनी वेव बना रहा है? n वेव, तो 2πr इज इक्वल टू क्या होगा? n लैम्डा होगा। बोलो, 2πr इज इक्वल टू क्या होगा? n लैम्डा होगा। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h/mv। ये लो h/mv पुट करो यहां पे, 2πr इज इक्वल टू nh/mv। इस mvr को उधर लिखे जाए तो nh/2π हो जाएगा। ये अगर आपको मालूम हो तो बोर की एज्यूमशन थी जिसे बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसका मतलब अपन अब वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ टेंड कर रहे हैं। टेंड करने का मतलब
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर भी रखता है, और उसने बोला था पार्टिकल नेचर, तो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों रखता है। देखो, और यहां पे जो n की वैल्यू होगी, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब यहां पे कह रहे हो नंबर ऑफ वेव है, वहां पे कह रहे हो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। इसका मतलब ये होगा, इट मींस नंबर ऑफ वेव विथ इलेक्ट्रॉन is equal to number of orbit in which electron revolve, in which electron revolve। अगर आपसे बोले कि इलेक्ट्रॉन थर्ड बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो बताओ कितनी वेव बनाएगा, तो अपना आंसर आएगा 3। अपना आंसर क्या आएगा? 3। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी वेव बनाएगा, तो अपना आंसर आना चाहिए कितना? 3 आना चाहिए। बात क्लियर सारी? चले आगे, बोलो भैया, आगे चले। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई। 5 न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या वो बता दिया। ठीक है, अच्छा, मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक डिफरेंस है। मैटर वेव की कुछ पर्टिकुलर क्या होगी? वेलोसिटी होगी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी स्पीड से मूवमेंट करते हैं? वेलोसिटी ऑफ द लाइट से। ओके, चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं अब। अब बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये लीजिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। क्या है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? देखिएगा, वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ अपन टेंड कर रहे थे, डी ब्रोगली कंसेप्ट अपन ने पढ़ा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी अगर स्मॉल पार्टिकल हो, मींस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, तो उसके लिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम का एक्यूरेट मेजरमेंट साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ पॉसिबल नहीं है। अपन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है, अपन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। मैक्रोस्कोपिक अगर पार्टिकल होता है तो उसके लिए पोजीशन एंड मोमेंटम का एक साथ एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सकता है। बात सुनना ढंग से, अगर पोजीशन और मोमेंटम दोनों का अगर मेजरमेंट किया जा सके तो उसका पाथ आप बता सकते हो। ठीक है, अपन एक बॉल फेंकते हैं तो बॉल किसी एंगल पे फेंकते हैं तो अपन कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ आता है, उसका प्रोजेक्टाइल पाथ आता है। इसका मतलब आपने उसका पाथ आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप वेलोसिटी बता सकते हो, उसकी पोजीशन बता सकते हो, तो इसका मतलब उसका पाथ बता सकते हो। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बता पाओगे, जो ये बोर कह रहा था ना सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ये कहता नहीं आप बता ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्या है इसका स्टेटमेंट, फिर अपन बात करते हैं इसके। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, it is impossible to measure, it is impossible to determine exact position and momentum
exact position and momentum simultaneously. According to this principle, it is impossible to determine exact position and momentum simultaneously. उसने कहा कि अगर कोई पार्टिकल है तो ये इम्पॉसिबल है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम आप आइडेंटिफाई कर लो, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसने कहा अगर आप चाहे पोजीशन में मेजरमेंट करोगे और मोमेंटम में मेजरमेंट करोगे, इसमें अनसर्टेनिटी रहेगी, एरर रहेगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वेर डेल्टा एक्स एरर बोल दो या अनसर्टेनिटी बोल दो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मीन्स एरर बोल दो, डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। दोनों का एक साथ एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, दोनों का एक साथ एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा, ये बोलता है कौन, हाइजेनबर्ग। दोनों का एक साथ एक्यूरेट मेजरमेंट आप नहीं कर पाओगे। अगर जैसे सपोज करें आपके लिए डेल्टा एक्स 0 हो गया, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, ये अगर है डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, मीन्स आपने पोजीशन का एक्यूरेट मेजरमेंट कर लिया है। पोजीशन का एक्यूरेट मेजरमेंट करोगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मीन्स टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। ये देखो यहां से डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। सिमिलर वे में डेल्टा पी टेंस टू अगर आपने 0 किया, उस कंडीशन में डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। मीन्स अगर आपने मोमेंटम का एक्यूरेट मेजरमेंट कर लिया है, मोमेंटम का एक्यूरेट मेजरमेंट कर लिया है, उस कंडीशन में पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी, इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइजेनबर्ग uncertainty principle, Heisenberg and de Broglie principle, de Broglie principle both are valid for microscopic particle, not for मैक्रोस्कोपिक। किसके लिए वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड नहीं होगा। हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके लिए वैलिड है, अपने लिए वैलिड नहीं है। मीन्स अपने साथ वेव भी एसोसिएट नहीं होती है, क्योंकि अपना कौन सा कैरेक्टर डोमिनेटिंग होता है, मोमेंटम वाला कैरेक्टर, मीन्स पार्टिकल नेचर अपना डोमिनेटिंग होता है, इसलिए अपन को वेव नेचर नहीं दिखाई देता अपने साथ। सेम वे में हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल भी किनके लिए वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक। अपने लिए तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों का एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल है, इसका मतलब अपना पाथ जो है, अपन जब भी मूवमेंट करेंगे तो अपना पाथ फिक्स है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, 5th नंबर इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
Heisenberg uncertainty principle is valid for all those quantities having dimension or unit having dimension oblique unit is joule into second. डायमेंशन और यूनिट इज जूल इनटू सेकंड। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उन सबके लिए वैलिड होगा जिनके लिए डायमेंशन या फिर यूनिट जो होगी वो जूल इनटू सेकंड हो। क्या हो? जूल इनटू सेकंड। उसका रीजन बताता हूं। इधर वाली क्वांटिटी कुछ भी होगी, इधर हमेशा h अपॉन 4 पाई रहेगा। 4 पाई सॉरी 4 पाई यूनिटलेस है, h की यूनिट जूल इनटू सेकंड होती है, तो इधर भी यूनिट जूल इनटू सेकंड ही होनी चाहिए। तो देखिएगा इसके लिए अगर अपन बात करेंगे तो इसके लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज करें एनर्जी में अनसर्टेनिटी डेल्टा ई हो, टाइम में अनसर्टेनिटी डेल्टा टी हो, तो ये भी किसके इक्वल होगा? h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बी। यहाँ पे डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, uncertainty in energy, delta t uncertainty in time, ये होगा अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम, ये रहेंगे। ओके, तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा कि कोई भी अगर स्मॉल पार्टिकल होते हैं तो उनके लिए पोजीशन और मोमेंटम का एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। एक का अगर आप एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए जाओगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यही सिचुएशन यहाँ पे बनी है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ओनली फॉर मैथमेटिकल फॉर्म ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकल के लिए बात करोगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई रखना है, इक्वल टू करके। सारे पॉइंट समझ में आ गए? चलिएगा इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए एक आपको ध्यान रखना है, मैं सिंप्लीफाई करके डेटा बता देता हूं। ये डेल्टा h अपॉन 4 पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना आपको। डेल्टा x इंटू डेल्टा पी पहले से ही आप ध्यान रख लो, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 35 होता है। एक तो ये ध्यान रख लो अप्रोक्सीमेट। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास भी पुट कर दो। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी जो होगा वो होगा 5.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। ये डेटा हो जाएगा। इन डेटा को आपको क्या रखना है? ध्यान भी रखना है। ठीक है, अभी अपन बताते हैं इसके ऊपर कैसे आपको क्या किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वो देख लेते हैं। पहला सिंपल सा प्रॉब्लम ये है, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी, लैंग्वेज में ये लिखा हुआ आएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आर इक्वल। इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वी देन कैलकुलेट डेल्टा एक्स, देन कैलकुलेट डेल्टा एक्स। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे टैकल करें। अपन को मालूम है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है। ये लो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, मास में अनसर्टेनिटी तो कुछ होगी नहीं,
एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा, ये लो, ये हो जाएगा तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m हो जाएगा, ये लो। ठीक है, ये दोनों बराबर दे रखे, तो ये डेल्टा एक्स, इसकी जगह भी डेल्टा एक्स पुट कर दो, एच अपॉन 4 पाई m, ये डेल्टा एक्स का हो जाएगा क्या, स्क्वायर, एच अपॉन 4 पाई इंटू एम, तो यहां से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 रूट में एच अपॉन पाई इंटू एम, ये लो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट में एच अपॉन पाई एम। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के ऑप्शन आपको मिलेंगे। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी देन कैलकुलेट डेल्टा वी, देन कैलकुलेट डेल्टा वी। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी अगर इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में आपसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट डेल्टा वी कितना होगा। चलिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। डेल्टा एक्स की जगह इस बार आप डेल्टा पी पुट कीजिएगा। अच्छा सर, डेल्टा पी क्यों पुट करें, डेल्टा पी की जगह क्यों नहीं कर देते, करोगे तो सेम आएगा, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी। डेल्टा वी कहाँ से आएगा, डेल्टा पी को लिखने पे ही आएगा। देखो डेल्टा पी कहाँ से, डेल्टा वी कहाँ से आएगा, डेल्टा पी से ही आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से एम डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो डेल्टा वी का स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2m रूट एच अपॉन पाई हो जाएगा, ये लो, 1/2m रूट ऑफ दी एच बाई पाई हो जाएगा, ये डेल्टा वी आ जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2-4 क्वेश्चन की और बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी in velocity of electron if uncertainty in position is 10⁻⁻12 मीटर, ये आपको बोला गया है। ठीक है, ये आपको बोला गया है, आप अप्लाई करें जल्दी से और देखिए क्या आंसर आएगा। हाँ जी, देखिएगा इसको, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 10⁻⁻12 मीटर, तो देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा इसका सॉल्यूशन, देखिएगा आप इसका। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, तो मेरे को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी बात करूंगा तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 5.75 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। इसको 10⁻⁻12 रख दे, इसको डेल्टा वी,
ये लीजिएगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आपने क्या किया कि डेल्टा एक्स को मिनिमाइज करने की ट्राई की। एक को मिनिमाइज करोगे तो दूसरा मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखो इतनी ज्यादा आ गई, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा आ जाएगी। एक प्रॉब्लम और लिखिएगा आप, लास्ट प्रॉब्लम इससे रिलेटेड लास्ट प्रॉब्लम है। एज इसको नोटबुक में ही कर रहे हैं अपन। इफ मास ऑफ ए गोल्फ बॉल is 40 gram and speed is 45 meter per second, if uncertainty in measuring speed is 2%, then uncertainty in position will be ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आपको ये बोला गया मास ऑफ गोल्फ बॉल इज 40 ग्राम एंड स्पीड इज 45 मीटर पर सेकेंड, अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग स्पीड इज 2%, देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी। आपको देखिएगा डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, ये लो। अब आप सोच रहे हो सर डेल्टा वी कहाँ है, वी दे रखा है, डेल्टा वी नहीं दे रखा है। हो जाएगा डेल्टा वी जो आएगा वो ये आएगा, वेलोसिटी थी 45 और अनसर्टेनिटी है 2%, ये लीजिए, ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। 45 का 2% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब अपन को मालूम है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होता है वो होता है 5 इंटू 10⁻⁻35। ये लो, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, ये m इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। डेल्टा एक्स यहां से जो आएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻35। 40 ग्राम मीन्स किलोग्राम में पुट करना है ये, और ये हो जाएगा अपना कितना 0.9, ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे आपको, मैं बता देता हूं। ऑप्शन दे रखे -20, -20, -23, -33 ऑप्शन दे रखे। यहां से पावर बचेगा -2, ऊपर जाते ही वो हो जाएगा कितना प्लस का, तो ये -33 और ये हो जाएगा 3.6, ये लीजिए, ये हो जाएगा 1.46। एक ही था वहां तो ऑप्शन, तो आपने वेलोसिटी के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी मिनिमम रखी है, ये कोई वैल्यू ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू एक तरीके से ज्यादा ही है, तो उस कंडीशन में देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई, बहुत कम आई है। अच्छा एक बात सुनिएगा, ये 40 ग्राम जो है ना वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। कैसा है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो मैक्रोस्कोपिक में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में ज्यादा मतलब एरर आने के चांसेस क्या होते हैं, कम। ये देखो प्रूव हो गया, डेल्टा वी जो है वो कम है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी क्या आई, कम ही आई। मीन्स इनके लिए एक्यूरेट मेजरमेंट क्या था, पॉसिबल था। तो ये वैलिड है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक के लिए, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक। चारों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। चले आगे, इससे रिलेटेड जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देख लेते हैं।
जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक अपना कंप्लीट हो गया है। अब वेव मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट करेंगे जो नए टेस्ट की यूनिट में आएगा। चलिए, सेवेंटी 9 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिएगा, इसमें से आपको जो पहले होमवर्क दे रखा था उससे उठाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 59 से लेके 77 तक का दे रखा था होमवर्क, उसको लेते हैं अपन। 59, the wavelength of spectral line for electronic transition is inversely related to, wavelength की बात कर रहा है। ठीक है, wavelength की बात कर रहा है, number of electrons undergoing transition, the nuclear charge of the atom, the velocity of electron undergoing transition, the difference in the energy level इन्वॉल्व इन दी ट्रांजिशन। बिल्कुल, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होगा, तो लेमडा जो होगा वो डेल्टा ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा। फोर्थ आंसर आना चाहिए इसका, फोर्थ आंसर आना चाहिए इसका 59 का, बिल्कुल सही है। 60 नंबर क्वेश्चन, इन द हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट। फिफ्थ से आएगा ग्राउंड में, तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, 10 लाइन्स बन जाएगी। लाइन स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, द स्पेक्ट्रम ऑफ He प्लस इज एक्सपेक्टेड टू द सिमिलर दैट ऑफ हाइड्रोजन। जिनमें इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा उनके स्पेक्ट्रम लगभग सेम बनेंगे, तो हाइड्रोजन जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 63, the frequency of the first line of Balmer series in hydrogen atom is nu naught. The frequency of the corresponding line emitted by singly ionized helium atom। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा। What is the change? Sorry, 63, the frequency of first line of Balmer series in hydrogen atom। अपन एक काम करते हैं, 1 बाई लेमडा जो था वो होता है आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है लाइमन बामर सीरीज, ये लीजिएगा बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए बात करोगे तो n1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2, n2 की वैल्यू फर्स्ट लाइन है तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा। ये आएगा तो 1 बाई लेमडा जो आएगा फर्स्ट लाइन के लिए अगर अपन बात करेंगे, किसके लिए बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का जेड हो गया 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर, ये आ गया 36 यहाँ पे। ठीक है, एक काम कीजिएगा, ये 36 पड़ा रहने दीजिएगा, ये एटीटीज पड़ा रहने दीजिएगा, इसको अपन ने लेमडा नोट दे देते हैं। लेमडा डैश आर हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सेम बात कर रहा है, ये लो लेमडा नोट जो आएगा अपॉन लेमडा नोट जो आएगा वो आ जाएगा 1/4। आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है लेमडा के, तो न्यू नॉट अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो न्यू डैश जो आएगा वो 4 टाइम्स न्यू आ जाएगा, ये लो 4 टाइम्स क्या आ जाएगा? न्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्टली अगर अप्रोच करना चाहते हो, मैंने तो ये आपको मेथड से बताया है, मेथड से इसलिए बताया कि आप थोड़ा कंफर्ट फील करो। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करना चाह रहे थे तो मैं ये बोल रहा हूँ 1 अपॉन लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड स्क्वायर, तो 1 अपॉन लेमडा बोलो या न्यू बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जेड स्क्वायर के।
उससे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। 64, व्हाट इज द चेंज इन द ऑर्बिट radius when the electron in the hydrogen atom undergoes the first Paschen transition? अब ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि आपको इसने डायरेक्टली कुछ डेटा पूछा नहीं है, इसने घुमा फिरा के आपसे डेटा पूछा है। क्या 64 में व्हाट इज द चेंज इन द ऑर्बिट रेडियस हाइड्रोजन एटम में द फर्स्ट पास्चन सीरीज। अब अगर आपको आइडिया नहीं हुआ ना कि पास्चन सीरीज होती क्या है तो आप ट्रैप हो जाओगे, क्वेश्चन में फंस जाओगे। लाइमन बामर पास्चन, तो n1 की वैल्यू होती है 3, n2 की वैल्यू फर्स्ट लाइन बोल रहा है तो 3 + 1 = 4। अब अपन से पूछ रहा है कि रेडियस में कितना डिफरेंस आएगा, तो इसका मतलब R4 - R3 पूछ रहा है 0.529 n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर 16 - 9 7 × 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। मीटर में चाहिए तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड आंसर हो जाएगा। The spectra given by transition of electron from K to N level is 65 K L M N। K से N जाएगा तो एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन है, बिल्कुल सही है। इफ RH द रिडबर्ग कांस्टेंट देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो आपको लिखवा रखा है। 13.6 की वैल्यू RHC थी तो माइनस का RHC हो जाएगा, लिखवा रखा है। लीनियर स्पेक्ट्रम it is given by solid, it is not a property of element, has continuous band of wavelength, no, it is used in identification of element, बिल्कुल सही बात है। इसका यूज कर सकते हैं अपन किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एक पर्टिकुलर एटम का या एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बनेगा। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यूनिक होगा, वो और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। He+ का स्पेक्ट्रम यूनिक होगा, वो किसी और के लिए नहीं बनेगा। तो उससे अपन ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हाइड्रोजन का है या हीलियम का है। तो एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, वेव नंबर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आई थिंक हो जाना चाहिए। अब आप में से कोई सोच रहे हो सर ये वैल्यू तो इस बार ये दे रखी है, आपने लिखा रखा 109677 सेंटीमीटर इनवर्स लिखा है था और अपन 1/r यूज कर रहे थे, हो जाएगा, उससे कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ने वाला है। 68 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इससे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वेव नंबर पूछ रहा है ना, तो वेव नंबर बोले तो 1/λ या न्यू बार इज इक्वल टू RZ²। हाइड्रोजन में 1 है, लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन का मतलब n2 की वैल्यू हो जाएगी 3, R 1 - 1/9 8R/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 8R/9 को आप सॉल्व कर लीजिएगा। 8/9 R की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट कर दीजिएगा आप, ये लो, ये पुट की हुई, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा या तो सेकंड आएगा या फर्स्ट आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो भी आए, मेरे हिसाब से थर्ड आएगा, थोड़ा कम आना चाहिए बस, ओके। 69, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकते हैं, चारों ऑप्शन कम दे रखे हैं, आप एक बार सोल्व कर लेना इसको, है ना। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन मोर देन 1 स्टेप इन हाइड्रोजन एटम, ओके। देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन बामर सीरीज, 6 से 4 में आ रहा है तो सीधा 6 - 2 कर दीजिएगा, 4 बनेगा। 6 से 2 में, 5 से 2 में, 4 से 2 में, 3 से 2 में, 4 स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी। इन विच ट्रांजिशन फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी एमिटेड, देखिएगा इसको भी देखिएगा।
अगर आप इस चारों ऑप्शन को लिख लोगे ना, उसके बाद तो आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 70, इन विच ट्रांजिशन फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब समझते हो 3 से 2, सेकेंड लाइन ऑफ पाशन सीरीज 4 से 3, सॉरी 5 से 3, ये भी सेकेंड लाइन है क्या, तो 4 से 2 होगा फिर तो। फिफ्थ लाइन ऑफ हम्पी सीरीज, ये अभी देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज 2 से 1, ये लो। फिफ्थ लाइन लाइमन बामर पाशन, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड एंड हम्पी सीरीज का मतलब 6 में आया, गिरना चाहिए। फिफ्थ लाइन है तो 11 से गिरे। एनर्जी आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, न्यू मैक्स का एक ही तरीका है, n1 की वैल्यू मिनिमम हो, n2 की वैल्यू मैक्सिमम हो, तभी होता है। और अपना आंसर हो गया फोर्थ, अपना आंसर क्या हो गया फोर्थ, सीधा देख लो, ठीक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाने चाहिए। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, रीजन फॉर एन इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम इज, इमिशन स्पेक्ट्रम का रीजन पूछा है। ट्रांजिशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फॉर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। इन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन एमिटेड विल बी। अगर वो 10.2 का फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो ग्राउंड स्टेट से जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, बोलो किस में जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। उसका रीजन सुनिएगा कैसे, 72 देखिएगा, यहां पे होती है -13.6, यहां पे होता है -3.4, यहां तक जाना है तो इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ओके। देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये यहां पे गया तो यहां से वापस यहां आएगा तो कितने फोटोन एमिट करेगा, एक ही, तो एक ही स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ He प्लस विल बी, आपको बोला था जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्बिट में ही होती है। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज ऑफ Li+2 दैट ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ ड्यूटेरियम 1H2। फर्स्ट लाइन पूछ रहा है तो R इज 1/1 लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, 1 लैम्डा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के, ठीक है, या ऐसा बोल दो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के। लैम्डा ऑफ Li+2 टू लैम्डा ऑफ 1H2, ये 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 1⁹9। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज 6563 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज विल बी, ये क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज 6563 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज विल बी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको करवा रखा है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन की जो आएगी वो 1216 एंगस्ट्रॉम आएगी, ये तो अपने नोट्स में लिख रखा है। लार्जेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 6563 एंगस्ट्रॉम, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज 3650 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी, चेक कर लेना, आपको करवा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 4500 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक आ रहा है, तो बामर सीरीज ही आएगा। कौन सी सीरीज आ जाएगी, बामर सीरीज। ये अपना कंप्लीट हुआ 77 नंबर तक क्वेश्चन तक के। तो स्टेज 1 में अपन ने 1 से लेके 77 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज का होम असाइनमेंट जो है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो ये है,
स्टेज 1 का आपको क्वेश्चन नंबर 79, टू 88, एक तो ये करके लेके आना है आपको, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसमें से काफी क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इसमें से काफी क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं आपको। स्टेज 4 पार्ट ए, इसमें से आपको क्वेश्चन करके लेके आने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको इसमें करके लेके आने। स्टेज 3 के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्टेज 3 अभी तक एक बार भी आपको क्वेश्चन दिए नहीं गए। स्टेज 3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिया गया था पहले। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 20 आपको दे दिया गया था, 21 भी आपको दे दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको करके लेके आने। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, क्वांटम नंबर मींस वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ ट्रेंड करेंगे। ओके, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।